यह सिर्फ एक ब्लास्ट की कहानी नहीं, ये भारत के दिल में छुपे एक सफेद पोश आतंक नेटवर्क का पर्दाफाश है। लाल किले के पास जो धमाका हुआ था वो एक अकेले आतंकी का काम नहीं था। उसके पीछे थे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और 415 करोड़ का काला फंड। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस से उठी आग पूरे सिस्टम को जला रही है। जहां बम बनते थे, जहां ड्रोन तैयार होते थे, जहां डॉक्टरों की डिग्री के पीछे मौत की फैक्ट्री चल रही थी। और अब एनआईए के हाथ लगी है वो डायरी जिसमें लिखा था भारत में अगला 9/11। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य भारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ विरूपाक्ष कौंडिन्य। दिल्ली के लाल किले के पास जो कार ब्लास्ट हुआ था उसके पीछे केवल एक आतंकी नहीं था, उस ब्लास्ट के पीछे एक पूरा नेटवर्क था। और आज इस नेटवर्क के खतरनाक सच का खुलासा हो गया है। नवंबर की एक रात लाल किले की भीड़ वाली सड़क पर एक कार ने अपनी पहचान अलग लिखवा दी। लेकिन सवाल यह है कि यह कार कहाँ रजिस्टर्ड थी, यह कार किसके पास थी, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, यह आतंकवादी कहाँ काम करता था। सबसे पहले आते हैं इस महत्वपूर्ण सवाल पर कि आखिर यह आतंकवादी काम कहाँ करता था। तो इस सवाल का जवाब है फरीदाबाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 200 से ज्यादा डॉक्टर और स्टाफ अब जांच के घेरे में। एक शिक्षा संस्थान जहां हजारों छात्र पढ़ते हैं, दरअसल वहां आतंकवादियों का एक पूरा गिरोह चल रहा था। लेकिन यह खुलासा कैसे हुआ? दरअसल एक बुधवार की सुबह कैंपस के गेट पर छात्रों और अभिभावकों ने देखा कि कर्मचारियों की कारें पैक हो गई हैं, सामान भर दिया गया है और वो सारे वहां से चले गए। पर वो कहाँ गए ये कोई नहीं जानता। जांच एजेंसियां एक सवाल लगातार पूछ रही कि ब्लास्ट के बाद किन किन लोगों ने यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया और क्यों छोड़ा। दरअसल सूत्रों के अनुसार कई कर्मचारियों ने अपने मोबाइल फोन का सारा डेटा डिलीट कर दिया है, खातों को साफ कर दिया है, सारे कॉल लॉग मिटा दिए। ये कोई ट्रेनिंग जॉब के लिए जाना नहीं था, दरअसल ये बिल्कुल ही साफ साक्ष्य मिटाना था। अब हम एक ऐसे आदमी की बात करेंगे जिसका नाम है डॉक्टर उमर उन नबी। आखिर कौन है यह? यूनिवर्सिटी का एक डॉक्टर, एक शिक्षाविद, एक ऐसा व्यक्ति जिसे जिंदगियों को बचाने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। लेकिन बजाय जिंदगियां बचाने के उसने बहुत सारी जिंदगियां निकल दी। आइए देखते हैं कि आखिर इसका व्यवहार लोगों के साथ कैसा था। उसके साथ काम करने वाले कहते हैं कि वो लगातार हिंसक धमकियां देता था, सिर में गोली मार दूंगा, सबक सिखा दूंगा, इन लोगों को मारना होगा जैसी बातें उसके लिए आम थी। यूनिवर्सिटी के अधिकारियों को सब कुछ पता था, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। 6 महीने तक वो बिना जानकारी के गायब रहा। कहाँ था कोई नहीं जानता, क्या कर रहा था किसी ने नहीं पूछा। उसके लौटने पर भी यूनिवर्सिटी ने कोई कार्रवाई नहीं की, बस उसे रात की शिफ्ट में लगा दिया गया, अकेले में कम लोगों के साथ। पर यह कोई गलती नहीं थी या कोई सजा भी नहीं थी, ये एक सुनियोजित इरादा था। नवंबर की एक शाम को ओल्ड दिल्ली में सुनहरी मस्जिद के पास की पार्किंग के पास से हुंडई i20 प्रवेश करती। अंदर कौन बैठा है? वही डॉक्टर उमर, और उसके साथ था एक्सप्लोसिव मटेरियल, वायर्स और डिटोनेटर। अगले 3 घंटे पार्किंग के सीसीटीवी के कैमरे गवाह रहते हैं। उमर कार से बाहर नहीं आता, घंटों तक शांति से धीरे धीरे वो एक बम असेंबल करता है। लगभग 6:28 पे कार बाहर निकलती है और 6:52 पे ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट में लगभग 12 लोग मारे गए। लेकिन सवाल ये है कि उमर को ये विचार कहाँ से आया, ये साहस, ये साजिश और इतनी अच्छे प्रशिक्षण से कहाँ से मिली? क्योंकि अकेले इतना बड़ा हमला करना बिल्कुल भी तय नहीं दिखता है। दरअसल इस हमले के पीछे एक पूरा नेटवर्क था। एनआईए के जांच में खुलासा हुआ कि एक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल था। डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक और समाज के तमाम शिक्षित लोग इसमें शामिल थे। आइए सूची देखते हैं कि आखिर इस घटना में जो आतंकवादी गिरफ्तार हुए उनका पेशा क्या था। डॉक्टर उमर उन नबी, मुख्य सुसाइड बॉम्बर। डॉक्टर मुजम्मिल शकील, नेटवर्क का सदस्य, लेकिन उमर के साथ मतभेद के कारण अलग हो गए। डॉक्टर शाहीन, आतंकवादी समूह का सदस्य। जसीर बिलाल बानी, ड्रोन का डिजाइनर, हथियार विशेषज्ञ। आमिर रशीद अली, कार का मालिक। और ये कोई सड़क की भीड़ नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड टेरर सेल है। और इनके पास एक फंड था लगभग 415 करोड़ का। जी हाँ, 415 करोड़ का फंड। पर बड़ी बात यह है कि आखिर ये फंड आया कहाँ से? ईडी की जांच बताती है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी के तहत 9 शेल कंपनियां थी। सभी का एक ही पता, एक ही फोन और एक ही ईमेल आईडी था। कोई ईपीएफओ रिकॉर्ड नहीं है, कोई ईएसआईसी बीमा नहीं है, बस खाली कंपनियां और लाखों करोड़ों का लेन देन। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती।
एनआईए के अधिकारियों को जब यूनिवर्सिटी की जांच करते समय एक डायरी मिली तो तमाम अधिकारियों का खून ठंडा हो गया। आखिर उस डायरी में ऐसा क्या लिखा था? उस डायरी में लिखा था भारत के लिए 9/11 जैसा अटैक। डॉक्टर उमर नवंबर का इंतजार कर रहा था क्योंकि नवंबर में 9/11 को 20 साल पूरे होने वाले थे। उसके लिए इसका एक वैचारिक महत्व अलग था। इसके लिए उसने अपने साथियों को ड्रोन बनाने के लिए दबाव दिया, ड्रोन पर बम लगाने के लिए, प्रिसिजन रॉकेट्स बनाने के लिए, जैसे हमास करता है। ड्रोन माउंटेड कैमरे इलाकों की रेकी करने के लिए। ये केवल लाल किले का ब्लास्ट नहीं था, ये पूरी योजना का एक शुरुआत था। अब इसके बीच बड़ा सवाल यह है कि आखिर डॉक्टर उमर इतने दिन कहाँ छिपा रहा था? इसका जवाब है वो नूह, हरियाणा में छुपा था, एक महिला के घर में जिसको किराए का पैसा देकर वो वहीं रहता था। लेकिन ये कोई रहने का इंतजाम नहीं था, ये पूरे ऑपरेशन का बेस था। उसके पास कई सिम कार्ड थे, कई मोबाइल फ़ोन थे, हर फ़ोन से अलग अलग लोगों से बातचीत होती थी। नूह की महिला को अरेस्ट किया गया है, उसका पूरा परिवार फिलहाल जांच के दायरे में। 7 अन्य लोगों से भी सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या तुम उमर को जानते हो, उससे तुम्हारा क्या रिश्ता है? सभी सच नहीं बता पा रहे, शायद सभी डर रहे। लेकिन इस खुलासे का असली शिकार कौन बना? मरीज। अल फलाह मेडिकल कॉलेज का अस्पताल पहले 200 मरीजों से भरा रहता था। हर दिन ओपीडी में इतने मरीज होते थे, पर आज यह आंकड़ा 100 से भी नीचे, यानी आधे से भी कम आ गया। क्योंकि जब आपके डॉक्टर आतंकवादी लिख रहे हैं तो मरीजों का भरोसा टूट जाता है। एक महिला कहती है, मैं अपनी माँ को यहाँ नहीं ला सकती, मुझे डर है कि कौन से डॉक्टर से मिलूंगी, कौन से डॉक्टर को क्या कहना होगा, कौन असली है कौन नकली है मुझे नहीं पता। एक बुजुर्ग अपनी बेटी को बताते हैं कि बेटा यहाँ मत आना, इस यूनिवर्सिटी का नाम अब खराब हो चुका है। संस्था का एक विश्वास दरअसल एक बार टूट जाए तो दोबारा नहीं बनता। अब अल फलाह यूनिवर्सिटी एक छावनी बन चुकी है। एनआईए हर कोने में है, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल हर कोने में है, यूपी एटीएस फैल चुका है और ईडी फिलहाल वहाँ के सारे खतों की जांच कर रहा है। सभी एजेंसियों ने अपने कमांड सेंटर बना दिए यूनिवर्सिटी में। पहले दिन 1000 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की गई, हॉस्टल की तलाशी ली गई, कमरों की जाँच की गई, कागज़ों की स्कैनिंग की गई, कंप्यूटर्स की फॉरेंसिक जाँच की गई। यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल से लेकर चपरासी तक सभी को संदेह की नज़र से देखा जा रहा है। कौन जानता था, कौन मिला हुआ था, किसके साथ कौन बात कर रहा था, ये सब फिलहाल एजेंसियां जांच रही। लेकिन जांच एजेंसियों का दबाव केवल शुरुआत है। दरअसल नैक यानी नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल ने एक नोटिस जारी किया। उस नोटिस में था कि अल फलाह यूनिवर्सिटी का मान्यता पत्र एक्सपायर कर दिया गया है। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने खुद एक विस्तृत रिपोर्ट दी है। नतीजा, अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की गई। और अगर ये सब भी काफ़ी नहीं लग रहा तो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़, जहां 700 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसने अल फलाह की सदस्यता सस्पेंड कर दी। एक यूनिवर्सिटी जो कभी शिक्षा का प्रतीक मानी जाती थी, आज लांछन बन के रह गई। लेकिन इन सब कहानियों के बीच कुछ रोचक बातें भी सामने आई। डॉक्टर उमर को अपने ही साथी डॉक्टर मुजम्मिल पर भरोसा नहीं था। क्यों? क्योंकि उमर का आचरण अत्यंत आक्रामक और अप्रत्याशित था। हर समय हर जगह वो कहता था, हमला करना है, तेजी से करना है, जल्दी करना है। और जब मुजम्मिल और शाहीन को गिरफ्तार कर लिया गया तो डॉक्टर उमर डर गया। अब मेरी बारी आएगी, जांचकर्ता मेरे पास पहुंच जाएंगे तो क्या होगा। बस उसने एक कार खरीदी, विस्फोटक लगाए और सब कुछ खत्म कर दिया। यह दरअसल पैनिक में किया गया हमला था, ये एक डेस्परेट अटैक था। लेकिन डॉक्टर उमर का घर अभी भी डर का प्रतीक है। डॉक्टर उमर पुलवामा कश्मीर कोयल गाँव का रहने वाला है। उसके घर को भी सुरक्षा बलों ने बम से ध्वस्त कर दिया 13 नवंबर को। गांववासियों का कहना है उमर बहुत गुमसुम रहता था, अकेले बैठा रहता था, किसी से कोई बातचीत नहीं करता था। अब गांववासी डर के साथ रहते हैं। हमारे बीच से कितने और आतंकवादी निकल सकते हैं हमें नहीं पता। लेकिन सवाल अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। विस्फोटक कहाँ से आया, किसने बनाया, किसने सप्लाई किया? 17 एनोनिमस नंबर्स की कॉल डिटेल्स में आया। फिर कौन है ये लोग? क्या इस ब्लास्ट का तुर्की या अफगानिस्तान से भी कोई कनेक्शन था? 415 करोड़ का फंड कहाँ गया? क्या ये हथियार खरीदने में खर्च हुआ? क्या ये हजारों की साजिश का सिर्फ एक हिस्सा है? कितने और आतंकवादी अभी भी बाहर हैं? कितने और नेटवर्क अभी भी सक्रिय हैं? जांच एजेंसियां इन सवालों की तलाश में है। तो यह खबर केवल एक आतंकवादी के बारे में नहीं, ये एक पूरे सिस्टम के नाकामी की खबर है। शिक्षा संस्थानों में आतंकवादी कैसे छुप सकते हैं उसकी खबर है। कर्मचारियों को चेतावनी के बाद भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई उसकी खबर है। इस इलीगल धन की जांच कैसे नहीं हुई उसकी खबर है। और अगर एक अल फलाह निकल गया तो कितने और हो सकते हैं इसकी भी खबर है। ये जांच चलती रहेगी, कितनी गहराई तक जाएगी ये देखना बाकी है। लेकिन एक बात साफ है, भारतीय सुरक्षा तंत्र के लिए गंभीर चेतावनी। इन खबरों पर बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें सत्य भारत टाइम्स।
है।